तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, dear students, welcome to my chemistry online classes. FSC Part 2 Chemistry with Scholar Abdul Basir from GCU. बच्चे, आज जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज मैंने आपको सेकेंड ईयर की जो पूरी कहानी है उसके मुतालिक आज आपको पूरी कहानी सुनानी है एक तो, और उसके बाद आपको आज का जो लेक्चर है, मेन लेक्चर है, वो बताना है। FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की निस्बत लेंथी केमिस्ट्री है, लेकिन आसान केमिस्ट्री है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मुश्किल बहुत थी लेकिन मुख्तसर थी, और उसमें से नंबर कम आते थे, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आपको समझ आ जाए तो सही नंबर सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री दे जाती है। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर टोटल 16 चैप्टर हैं, उनकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले आपको जो पैटर्न है केमिस्ट्री सिलेबस पार्ट 2 का, केमिस्ट्री का जो पैटर्न है, जैसे कि आपके सामने ये स्लाइड्स में नजर आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में 17 मार्क्स थे, तो यहाँ पे भी MCQ के 17 मार्क्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के वहां पे 22 शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, 3 पार्ट्स होते थे। पहला पार्ट 8, दूसरा पार्ट 8 क्वेश्चन, और तीसरे पार्ट में 6 क्वेश्चन होते थे। तो टोटल 33, 22 आपने अटेम्प्ट करने थे। 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट आंसर्स में से आपके मार्क्स जो आते हैं। उसके बाद 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं 24 मार्क्स के। एक जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, और उसमें A और B पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह आपके टोटल 85 मार्क्स बन जाते हैं, और जिसमें से 100 में से 15 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो पहले नंबर पर आपको इस सिलेबस को आपने जब भी क्लास लेनी है, तो क्लास लेते वक्त आपने अपने हाथ में रजिस्टर आपके पास हो और पेन पेंसिल हो, ताकि जो चीजें मैं बताता जाऊं वो आप नोट डाउन करती जाएं। अब क्योंकि बहुत सी चीजें, पूरी किताब तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, लेकिन जो नेसेसरी चीजें होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जिससे आपने जिसको देख के आपने काम आगे जो नोट डाउन करते जाना है। और मैंने पूछना भी है एट द एंड ऑफ लेक्चर कि आपने क्या क्या नोट डाउन किया है। ये तो हमारा था आज जो सिलेबस था केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 7 अभी हम डिस्कस बाद में करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो अगली हमारी स्लाइड है वो है सिलेबस ओवरव्यू। सिलेबस ओवरव्यू में क्या होगा, यानी इस चैप्टर टोटल 16 है। 16 चैप्टर्स में से कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री की किस किस ब्रांच को कवर करेंगे, और कल को अगर हमने इन ब्रांचेस में अगर एडमिशन लेना हो तो हमें अभी से पता हो कि किस चैप्टर में ये हमने इसको पढ़ा था। क्योंकि एंट्री टेस्ट की क्लासेस में ले रहा हूँ तो उसमें ये सारे चैप्टर जो हैं वो इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो चैप्टर नंबर 1 है, आपके पास अगर इस वक्त बुक है तो आप उस बुक को ओपन कर सकते हैं, और उसके कंटेंट्स में देखें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। यानी इसके अंदर हमने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हमने डिस्कस करना है, और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, पीरियोडिसिटी को डिस्कस करना है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमने एस ब्लॉक्स को डिस्कस करना है,
कि एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं उनको हमने चेक करना है। चैप्टर नंबर 3 ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स को हमने देखना है कि कौन से ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं और कौन से ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो चौथा चैप्टर है उसके अंदर हमने ग्रुप 5A और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली को हमने डिस्कस करना है। और चैप्टर नंबर 5 जो होगा उसमें हमने हैलोजन एंड नोबल गैसेस को डिस्कस करना है यानी फ्लोरीन वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और चैप्टर नंबर 6 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है उसमें हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें, अगर आपके पास मौजूद हो तो पीरियोडिक टेबल के सेंटर में आपको एक 10 ग्रुप वाली एक सीरीज नजर आती है, बीच में एलिमेंट्स नजर आते हैं जिसके ऊपर बी ब्लॉक पहले जमाने में लिखा होता था। आजकल की जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें एक्टिनाइड सीरीज भी हमने पढ़नी है, लेंथेनाइड सीरीज भी पढ़नी है, इसमें से क्वेश्चन भी आने हैं तो वो भी हमने इंशाल्लाह इसमें से करने हैं। खास तौर पर हमने जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करना है और उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको इजी वे के अंदर आपको याद करा दूंगा और आपको असाइनमेंट के तौर पर आज भी कुछ चीजें जो हैं वो याद करवाऊंगा। उसके बाद ये तो पोर्शन हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये जो पोर्शन था चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, इसको अगर हम निचोड़ लें इस पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो वो सिर्फ पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस करना है। यानी अगर हमें पीरियोडिक टेबल आ गई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो हम पहले 6 चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, यानी जो पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो बेसिक डेफिनेशंस होंगी वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में से अक्सरियत में लॉन्ग आता है और ये बोर्ड में जो पेयरिंग स्कीम होती है उसका हिस्सा होता है। और इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये बहुत आसान है, तो इसको पढ़ना समझना, क्योंकि आपने मैट्रिक की केमिस्ट्री पढ़ी होती है तो उस हवाले से ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है, यानी पहले हम जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें साइकिल नहीं होता, यानी साइक्लिक नहीं होते। क्या होंगे फिर? अगर साइक्लिक नहीं है तो एसाइक्लिक होंगे। और उसमें से हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 2 चीजें होंगी, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होना। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हमने डिस्कस करना है, बाकी इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस नहीं करना। अगर डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाएगी। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें हमने 2 चीजें देखनी है, 3 बल्कि, सॉरी 2 नहीं 3। एक हमने अल्केन्स पढ़ने हैं, दूसरा अल्कीन्स पढ़ना है, तीसरा अल्काइंस पढ़ना है। जनरल चीजें मैट्रिक से आप वाकिफकार हैं, लेकिन मजीद वाकफियत आपकी मैं करा दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, यानी इसमें भी कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना, लेकिन इसके अंदर जो ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे इसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा। अगर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, अब बेंजीन रिंग के बाहर जो मर्जी लगा रहे वो एरोमेटिक कहलाएगा, लेकिन बेंजीन रिंग अगर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। जैसे कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, अब इसकी इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको एग्जांपल सारी बताऊंगा। साइक्लोहेक्सेन, उस केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम एरोमेटिक क्यों नहीं कहते, क्योंकि उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड
और सिंगल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, यानी उसमें बेंजीन रिंग नहीं होता। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो है अल्काइल हैलाइड्स का। अल्काइल हैलाइड्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत अच्छा। एक बात मैं आपसे अर्ज करता चलूं, ये जो आपको नजर आ रहा है जहां पे कर्सर मेरा इस वक्त है, चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, ये वो हिस्सा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इस बुक का, जिसमें से आपके 3 में से 3 लॉन्ग आते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इन चैप्टर, सिर्फ इन चैप्टर को कर लें 7 से लेकर 13 तक, तो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आपका हो जाता है। और बाकी जो 2 लॉन्ग होते हैं वो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम के साथ आते हैं। पिछले साल की जो पेयरिंग स्कीम थी, वो पहला लॉन्ग जो था वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 से था, और दूसरा जो लॉन्ग था वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 16 से था। तो यानी वो मुख्तलिफ पेयरिंग स्कीम में आएंगे। लेकिन ये जो चीज है चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक, ये कंफर्म होता है कि इनमें से 3 लॉन्ग आने हैं, बाकी 2 लॉन्ग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बाकी ब्रांचेस से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 लॉन्ग, बाकी 4 ब्रांचेस से 2 लॉन्ग आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 3 लॉन्ग आएंगे। ये जहन में जरा बिठा लें। यानी जब हम इसको स्टडी करें तो आपको पता चले कि इसकी अहमियत कितनी है। इस हवाले से हम आगे फिर इसको डिस्कस करेंगे। आज हम इसी को ही, इस चैप्टर को ही स्टार्ट करने लगे हैं। उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर नंबर 10, उसमें हमने कोई अल्काइल ग्रुप आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन चैप्टर नंबर 8 के अंदर मैं डिटेल दोबारा बताऊंगा। अल्काइल ग्रुप कहते हैं अगर किसी अल्केन में से हाइड्रोजन की जगह एक हैलोजन ग्रुप लगा दें, सिर्फ एक हैलोजन लगाएं, तो उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। और ये जो क्लास होती है इसको हम हेलो अल्केन्स कहते हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आपको उसकी इतना जरूरत नहीं है। और ये वीडियो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे मेरे पे मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये 3 टॉपिक इसमें मौजूद हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है। और इसमें अल्कोहल क्या होता है, जिसमें जो अगर यहाँ पे पीछे हमने अल्काइल हैलाइड लगाया, एक अल्केन्स निकाल के, एक हाइड्रोजन निकाल के, अगर हम अल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन को, 2 हाइड्रोजन को, 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप लगा लें, कौन सा ग्रुप लगा लें? OH ग्रुप, तो वो हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। फिनोल में क्या होता है? फिनोल में भी OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो अल्केन में से नहीं होता। वो किस में से होता है? वो बेंजीन में से। जो बेंजीन का एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल लें, बेंजीन के एक हाइड्रोजन के निकालने से OH ग्रुप लगा दें, तो वो हमारे पास फिनोल बन जाता है। प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू है। उसके बाद ईथर्स हैं। ईथर्स में क्या होता है? अगर अल्काइल ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप, अगर हम किसी कार्बन से, किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें, 2 या 2 से ज्यादा अल्काइल ग्रुप के दरमियान में, अगर 2 या 2 से ज्यादा अल्काइल ग्रुप के दरमियान में हम ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दें, तो वो हमारे पास ईथर कहलाता है। क्योंकि ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने पढ़ना है, इस हवाले से ये अभी से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसकी एक और भी आसान आप कह सकते हैं, अगर 2 कार्बन के दरमियान में, 2 कार्बन है, उनके दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड था, और 2 कार्बन के दरमियान में एक ऑक्सीजन आ जाए, यानी जिस तरह वाटर के 2 हाइड्रोजन होते हैं उसके दरमियान में ऑक्सीजन होता है, इसी तरह अगर उन 2 हाइड्रोजन की जगह पे हम 2 अल्काइल ग्रुप लगा लें या 2 कार्बन लगा लें, तो वो हमारे पास ईथर बन जाते हैं। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इसमें बड़ा मामूली सा डिफरेंस है। एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए कार्बोनाइल ग्रुप का पता होना जरूरी है। एल्डिहाइड के लिए उस कार्बोनाइल ग्रुप में अगर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना हुआ है, और उस डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है, उस कार्बन के एक साइड पे कोई कार्बन लगा हो, दूसरी साइड पे लाजमी हाइड्रोजन लगा हो, या दोनों साइडों पे उस अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगे हों,
तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 2 वैलेंसी तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की हो जाती है, और जो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है वो कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगा दें या 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन लगा लें, इस वक्त जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम कहते हैं, वो जो ग्रुप हमारे पास बनता है उस ग्रुप का जो नाम होता है उसको एल्डिहाइड्स कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन्स। कीटोन्स में हमने क्या करना है, कीटोन्स के अंदर वही कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। पहले हम करते थे जो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, 4 वैलेंसी करने के लिए हम दोनों साइडों के ऊपर हाइड्रोजन लगा देते थे, या एक साइड पे हाइड्रोजन लगाते थे, एक साइड पे कार्बन लगाते थे, तो उसको हमने एल्डिहाइड का नाम दिया था। लेकिन इस केस में हम उन 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है दोनों साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा के, यानी दोनों साइड पे कार्बन लगा के। ये हमारा इस चैप्टर को, ये चैप्टर 12 था, इसको हम कीटोन्स कहते हैं। और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, अगला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, अगर कोई अल्काइल ग्रुप हो यानी कोई अल्केन हो, उस अल्केन के साथ COOH ग्रुप लगाओ, चाहे वो 1 लगे हों, 2 लगे हों, 3 लगे हों, जितने मर्जी लगे हों, किसके साथ लगे हों, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर लगे हों, क्या चीज लगी हो, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों, COOH ग्रुप लगा हो, तो उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि एसिटिक एसिड का वाकफियत है आपकी CH3COOH, तो ये आपके पास एसिटिक एसिड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13 तक तो ये हो गए। चैप्टर 14 मैंने यहाँ पे ब्रांचेस के लिहाज से बात की है, मैंने बुक के कंटेंट्स के लिहाज से बात नहीं लिखी थी। यानी ये बुक में जो लिखा हुआ है वो आपकी बुक में मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से है, और जो इधर मैंने लिखा है बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री जो कि आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है बायोलॉजी के अंदर, हम काफी कुछ इंफॉर्मेशन वहां से लेंगे। आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है इंजाइम वाला, आपने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 11 में भी इंजाइम और बायोकैटालिस्ट पढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ पे जो आपकी बुक में है, नाम है वो है मैक्रोमोलिक्यूल। एक माइक्रोमोलिक्यूल होता है और एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। माइक्रो का मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, जिनका मैस कम होता है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि सेलुलोज है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम दिया था। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है, एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, और उसके अलावा इससे पहले हम पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, तो पॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो पॉलीमराइजेशन किस तरह की होगी, वो एडिशन होगी या वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी, ये हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास जो अगला हमारे पास सॉरी इसको पहले कंप्लीट कर लें। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, लिपिड्स पढ़ेंगे, इसी तरह प्रोटीन्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम DNA यानी न्यूक्लिक एसिड्स के मुतालिक हम इसमें से पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें हमारे पास कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, यानी यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ब्रांचेस के लिहाज से बात की हुई है। वहां पे जो बुक में इसकी स्टेटमेंट है वो है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, वो पेपर इंडस्ट्री है, और कौन सी है, सीमेंट इंडस्ट्री है, और कौन सी है, फर्टिलाइजर्स हैं। तो इसको हमने डिस्कस करना है। और उसके बाद लास्ट के अंदर जो कि बहुत अहम है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और इसका बुक में भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से ही इसको बताया गया है। यानी ये वाहिद ऐसी चीज है जो मेरे लेक्चर से मुताबिकत कर रही है, बाकी चीजें जो थी वो मैंने अपनी तरफ से ही घुसेड़ी हुई थी ब्रांचेस करके। अच्छा खैर, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने इन्वायरमेंट को पढ़ना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है, मेंटल नहीं कहना, इन्वायरमेंटल कहना है। तो हमने इसको इन्वायरमेंट के मुतालिक पढ़ना है। इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, एटमॉस्फेयर होता है, उसके कंपोनेंट्स 4 होंगे, उसमें एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है, बायोस्फेयर होता है। अब आप कहोगे सर जी ये तो हमें पहले पता था, तो फिर हम दोबारा भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट
जो होता है उसमें एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर जो एयर है, इस एयर के अंदर जो गैसेस का गलाफ है जमीन के इर्द गिर्द उसको हम कहते हैं, उसमें एयर पोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे और एयर पोल्यूशन के सोर्सेज पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाकी जो भी सोर्सेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो फिलहाल डिटेल अभी डिस्कस नहीं करने लगा क्योंकि मैं आपको रिवाइज थोड़ी करा रहा हूँ। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड एयर ऑन एनवायरनमेंट, यानी जो अगर एयर पोल्यूट हो जाएगी, एसिड रेन वगैरह है वो भी हम पढ़ेंगे। स्मोग आपको पता है कि पिछले साल आपको छुट्टियां भी हुई थी और आप बड़े मजे से छुट्टियां एंजॉय की थी आपने। ओजोन लेयर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और वो किस तरह खत्म हो रही है हमारे करतूतों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और फिर है वाटर पोल्यूशन, पानी के अंदर आलूदगी किस तरह है वो भी हम डिटेल देखेंगे, पानी किस किस तरह से आलूदा होता है, उसमें क्या क्या चीज होती है, हमारी करतूत क्या होती हैं उसमें शामिल। उसके बाद फिर आते हैं जो फैक्टर्स होते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी जिसके अंदर पानी की क्वालिटी कुछ मापते हैं जिस बेस के ऊपर, वो हमने चेक करना है। ये हमारा टॉपिक तो नहीं है खैर, लेकिन इसमें फिर लास्ट में प्योरिफिकेशन भी करनी है हमने, किस तरह हमने पानी को साफ करना है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ना है, जो कूड़ा क्रिकेट है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम हमारी वजह से जो सॉलिड वेस्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट की शक्ल में हो, चाहे वो हैजार्डस वेस्ट की शक्ल में हो, चाहे वो केमिकल वेस्ट की शक्ल में हो, या वो कोई बिल्डिंग वेस्ट की शक्ल में हो, उसको हमने किस किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से काम करना है, उसके क्या क्या तरीकेकार हैं। ये आपकी टोटल केमिस्ट्री है जिसको आपने पूरे साल में पढ़ना है, यानी है तो एक दिन की चीज लेकिन आप पूरे साल में इसको पढ़ेंगे। तो ये एक इस वजह से सिलेबस ओवरव्यू देना जरूरी था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है आज वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे अहम है। कैसे? इस वजह से कि इसके अंदर हमारे सारे लॉन्ग का पोर्शन हो जाता है। तो इसका मतलब